हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 15 अगस्त 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लड वॉच इंडिया 2.0। दोस्तों, इस ऐप का नाम ही है फ्लड वॉच इंडिया, यानी भारत में जो बाढ़ आती है उसकी निगरानी करने के लिए, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए और उसका मैनेजमेंट करने के लिए ये फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। और इसको जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं CR पाटिल। अच्छा, यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय की बात हुई है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसका नाम है कैच द रेन अभियान। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बरसात के पानी को संरक्षित किया जाए। जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ था? मई 2019 में, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं जो बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जब गंगा नदी, भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, सरस्वती और अलकनंदा में बाढ़ आती है, तब यहां पर भारी नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में गोमती और गंगा में जब बाढ़ आती है तो बहुत नुकसान होता है। बिहार की बात करें तो कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और गंगा, ये सभी नदियां बाढ़ के लिए उत्तरदायी हैं। कोसी नदी को तो बाढ़ का शोक भी कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ लाती है, और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, झारखंड में भी दामोदर नदी, और तेलंगाना की बात करें तो यहां पर गोदावरी नदी में बाढ़ आती है। आंध्र प्रदेश में भी गोदावरी नदी, और तमिलनाडु में कावेरी नदी। कर्नाटक में भी कावेरी नदी के कारण बाढ़ आती है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, और मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी में बाढ़ आती है। तो जब इन नदियों में बाढ़ आती है तब भारी नुकसान होता है। देखिए, यहाँ पर एक ऐप की बात हुई है, तो चलिए कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं। जैसे हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपस्थिति ऐप झारखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ई एविडेंस ऐप राजस्थान की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई साक्ष्य और न्याय सेतु ऐप केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा न्याय सुर्ती और ई समन ऐप भी लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और त्रिनेत्र ऐप 2.0 यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? आंसर हो जाएगा बिहार। यानी बिहार की सरकार ने यह कहा है कि बिहार में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं और ट्रस्ट हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में। वर्तमान की अगर हम बात करें तो बिहार में 2499 रजिस्टर्ड मंदिर हैं, जबकि 2512 ऐसे मंदिर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया गया है। सबसे अधिक गैर रजिस्ट्रेशन वाले मंदिर किस जिले में है? तो ये वैशाली जिले में है। यहाँ पर 438 मंदिर हैं। तो अब इन सभी मंदिरों से ये कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में करवा ले। बिहार की बात हुई है तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी ये ऐलान किया था कि 2025 में बगहा शहर को एक राजस्व जिला बनाया जाएगा। नागी और नकटी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है अभी कुछ समय पहले। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा बनाए गए हैं। यूजीसी ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा कुछ समय पहले दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। कैपिटल क्या है इसकी? पटना। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार।
गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल देश से भी लगती है। बिहार से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। जैसे महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान यहीं पर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक बोधि वृक्ष भी है। 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख स्थानों को भी आप याद रखिएगा। जैसे कुशीनगर, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनका ये मृत्यु स्थान है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोध गया बिहार में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये बिहार राज्य में बनाया जा रहा है और बिहार के पूर्वी चंपारण में इसको बनाया जा रहा है। बिहार राज्य के सीतामढ़ी में दुनिया की सबसे बड़ी माता सीता की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 251 फीट और सीतामढ़ी में विश्व का सबसे बड़ा सीता मंदिर भी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के द्वारा अभी एक बॉम्ब का परीक्षण किया गया है जिसका नाम है गौरव, और यह जो गौरव नाम का बॉम्ब है ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। देखिए दोस्तों, यहां पर इसरो की बात हुई है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये फुल फॉर्म भी आप नोट कर लें। तो डीआरडीओ के द्वारा जिस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का परीक्षण किया गया है उसका नाम क्या है? गौरव। और इसका अभी सफल परीक्षण किया गया है सुखोई विमान से। तो इस विमान से ऊपर से ये बॉम्ब गिराया गया था और इसका परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा के तट पर और इसका वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। और यह बॉम्ब लंबी दूरी तक लक्ष्य तक पहुंचने और उसे भेदने में सक्षम है। और इसका डिजाइन और इसको डेवलप, इस बॉम्ब को किस संस्था ने बनाया है ये आप जरूर याद रखिएगा। तो इसे रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हमारी इंडियन आर्मी के लिए 200 एक्स्ट्रा मार्क फर्स्ट मिसाइलें बनाएगा। ठीक है, मिसाइल का नाम क्या है? एक्स्ट्रा मार्क फर्स्ट। तो ये 200 मिसाइलें बनाएगा कौन? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इंडियन आर्मी के द्वारा एक सब मशीन गन को शामिल किया गया है। इसका नाम है अस्मी सब मशीन गन। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। इसका काम क्या होता है? तो हमारी इंडियन आर्मी के लिए हथियार डिजाइन करना। अगला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा जो रत्नागिरी की रॉक आर्ट है उसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यहां पर आप उस रॉक आर्ट को देख सकते हैं। तो ये जो रॉक आर्ट बनाई गई है ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनाई गई है और इसमें पत्थरों को घिस घिस करके बनाया गया है। तो बहुत सारी आकृति आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये रत्नागिरी जिले में बनाई गई हैं। इन्हीं रॉक आर्ट को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस रॉक आर्ट को कटल शिल्प के नाम से भी जाना जाता है और ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इस रॉक आर्ट को संरक्षित किया जा रहा है। और ये जो रॉक आर्ट है रत्नागिरी की, यह लगभग 12,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। ठीक है, तो इन्हीं को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए यहां पर बात आई है
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यानी ASI की। दोस्तों बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1861 में अंग्रेजों के समय हुई थी और अंग्रेज ही इसका संस्थापक था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका पहला महानिदेशक भी वही था, अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं यदुवीर सिंह रावत। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनका संरक्षण करना और उनका परिरक्षण करना यानी उनको सुरक्षित करना। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम डिस्कस करेंगे भारत में चित्रकला के प्रकार, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र में काफी प्रचलित है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में प्रचलित है। कालीघाट पेंटिंग ये कलकत्ता में प्रचलित है। फड़ चित्रकला ये राजस्थान में प्रचलित है। कलमकारी आंध्र प्रदेश में। और लघु चित्रकला ये पूरे भारत में प्रचलित है। गोंड चित्रकला मध्य भारत की गोंड जनजाति के द्वारा डेवलप की गई है। केरल भित्ति चित्र ये केरल राज्य में काफी प्रचलित है। पटचित्र ओडिशा में। और पिछवाई ये चित्रकला राजस्थान में काफी फेमस है और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्राणी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सिक्किम राज्य में इंद्राणी पुल का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन्हें आप नोट जरूर कर लें। इंद्राणी पुल के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पुल का उद्घाटन किसने किया है अभी हाल ही में? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने। और ये पुल तीस्ता नदी पर बनाया गया है। तो 2023 में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी जिसके कारण ये पुल टूट गया था। अब इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है और इस पुल की ऊंचाई कितनी है? 300 फीट। और इसको किसने बनाया है? BRO ने यानी सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करते हैं BRO की यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। BRO का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भारत के बॉर्डर वाले इलाके में सड़कों का निर्माण करना और पुलों का निर्माण करना। सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? गंगटोक। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। सागा दावा त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम की स्थापना नामग्याल वंश के द्वारा की गई थी और सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। और सिक्किम राज्य में प्लास्टिक के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चेटन 2 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फुमियो किशिदा किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सितंबर 2024 में पद मुक्त होने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के ये है प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है फुमियो किशिदा। तो उन्होंने ये कहा है कि अब वो सितंबर 2024 के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। 2021 में वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। चलिए दोस्तों जापान की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। और करेंसी है जापानी एन। यहाँ पर एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है सेमेन साई त्योहार। जापान और फिलीपींस के बीच में अभी हाल ही में डिफेंस को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत जापान के सैनिक फिलीपींस में तैनात हो सकते हैं और फिलीपींस के सैनिक जापान में तैनात हो सकते हैं। जापान ने नए बैंक नोट जारी किए हैं जिसमें होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस अभी हाल ही में लॉन्च किया है। जापान के द्वारा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती गई है। ये हॉकी से रिलेटेड है। जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन कोहिमा में किया है। जापान ने AFC अंडर-23 एशियाई कप को अभी हाल ही में जीता है। और अभी हमने एक दिन क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये फैक्ट भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप पौंड्रिक ने किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं कौन? संदीप पौंड्रिक। ठीक है, तो ये नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। संदीप पौंड्रिक की बात करें तो वह है बिहार कैडर के 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। केवल इतनी बात आपको याद रखनी है।
और आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है, HD कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं। भारत के कुछ प्रमुख सचिव और पदाधिकारी डिस्कस करते हैं, जैसे राष्ट्रपति के सचिव कौन है, राजेश वर्मा। उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। और PM के प्रधान सचिव कौन है, PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। तो ये जो पदाधिकारी हैं ये 14 अगस्त 2024 तक अपडेटेड हैं, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि और भी नियुक्तियां की जाएं, तो ये सभी क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। तो अभी जो 14 अगस्त 2024 तक की स्थिति थी उसके अनुसार ये पदाधिकारी बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉर्ने मॉर्कल का संबंध किस देश से है जो भारत की क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं मॉर्ने मॉर्कल, तो उन्हें अब भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है। अच्छा, हेड कोच कौन है भारतीय क्रिकेट टीम के? वो हैं गौतम गंभीर। बॉलिंग कोच कौन बने हैं? मॉर्ने मॉर्कल। और इनका संबंध किस देश से है? साउथ अफ्रीका से है। मॉर्ने मॉर्कल की बात करें तो उन्होंने 2006 से 2018 तक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हुए हैं। उन्होंने 86 टेस्ट मैच, 117 वनडे और 44 T20 मैच खेले हुए हैं। चलिए कुछ प्रमुख कोच डिस्कस कर लेते हैं जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? अमोल मजूमदार। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मनोलो मार्केज। भारतीय रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं? वैसाले सेरेवी। और जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन बने हैं? क्रैग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 78वां। तो इस बार भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत। अच्छा, लाल किले पर पहली बार झंडा किसने फहराया था? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया था। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी इस अधिनियम के तहत। 2024 में कौन ध्वजारोहण करेंगे लाल किले पर? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो वो 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। सबसे अधिक बार ध्वजारोहण किसने किया है लाल किले पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया है। लेकिन भारत के 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें लाल किले पर तिरंगा फहराने का कभी मौका ही नहीं मिला। उनमें पहला नाम है कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा का, दूसरा नाम है चंद्रशेखर का। तो ये 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें लाल किले पर ध्वजारोहण का मौका ही नहीं मिल पाया। भारत के सभी राष्ट्रीय दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत को अभी हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा 18 महीने के लिए बैन कर दिया है और इन्हें डोपिंग के मामले में बैन किया गया है। तो 18 महीने के लिए ये निलंबित कर दिए गए हैं। तो अब वो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आपको याद रखना है कि प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 में उन्होंने गोल्ड, 2015 में गोल्ड, 2019 में उन्होंने 2 गोल्ड जीते थे, 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल और 2024 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो ये उनकी उपलब्धि है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
तो कल का पहला क्वेश्चन था, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका में। पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? नील कुरिंजी। छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 में कितनी हो जाएगी? 152.2 करोड़। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तुर्की में। हाल ही में पार्डो अल्लाह कैरी एरा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? शाहरुख खान को। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन को चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड। मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगी? मृणमयी डे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल डिस्कस करेंगे, जैसे अंटार्कटिका मरुस्थल अंटार्कटिका में है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, गोबी मंगोलिया और चाइना में, और पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना साउथ अफ्रीका और नामीबिया में है, और चिहुआ हुआन ये अमेरिका और मैक्सिको में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, आटाकामा चिली में, और थार रेगिस्तान भारत पाकिस्तान में है। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर दुबई UAE बताया हुआ है। स्टडी करके ऐप पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। तो 14 अगस्त 2024 के टॉप 10 हैं VK दुबे और पांडव कुमार और हरीश कुमार, सबा नाज और महेश्वर। छठा नाम है भरत परिहार का, सातवां नाम है रेखा कुमारी, आठवां नाम है हिमांशु पाल, नौवां नाम है कृष्ण मोहन कुमार का, और 10वां नाम है आनंद पांडे का। तो आप भी टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर आपको पिछले 8 महीने के करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। जुलाई 2024 की बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। इससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।